बीच में पूछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसीसी 501 के लेसन नंबर 1 और 2 की। आपके सामने हैंडआउट्स ओपन है। ठीक है, आप लोग अगर इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें तो पहला लेसन हमारा इंट्रोडक्शन का है और दूसरा लेसन है जी वाई स्टडी फाइनेंस। हम फाइनेंस क्यों स्टडी करते हैं। आप अगर आप इसको अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कोई इतने इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर्स नहीं। ठीक है, दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके कोर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो कि आपके कि यार को फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है या उसका कुछ चीजें, क्योंकि यही टॉपिक जो है आगे जाके डिटेल में डिस्कस होना है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा हम इसको टाइम दे देंगे। अ, यहीं पे थोड़ा सा साइड पे दे देते हैं। हम अगर बात करें पेपर पैटर्न की, तो हमारे दो पेपर्स होते हैं। आपकी जो असाइनमेंट्स आते हैं, क्विजेज आते हैं, वो जारी सी बात है जिस जितने लेसन तक हो गया आप उन क्विजेज को सॉल्व करेंगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। हमारा बेसिक मोटो होता है कि हम मिड टर्म का एग्जाम देंगे, हम फाइनल टर्म का एग्जाम देंगे। मिड टर्म की बात करें, मिड टर्म आपका 30 से 8 मार्क्स का होता है, जिसमें 22 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। तीन है यानी कि 22 एमसीक्यूज आने हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं और दो ही लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये आउट ऑफ 3 का मतलब है 3 में से 2 करने हैं, यहाँ पे 3 में से 2 करने हैं। अगर दो एमसीक्यू दो शॉर्ट क्वेश्चन आप कराएंगे तो इसका मतलब है आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ भी दिए तो मसला नहीं है, ये चॉइस समझे, ये चॉइस होती है। सेम फाइनल टर्म में 33 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, चार शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तीन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका पेपर पैटर्न होता है मिड का और फाइनल्स का। हम डायरेक्टली आएंगे अपने कोर्स के ऊपर। लेसन 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके जो सब्जेक्ट है एक्चुअली कि इस सब्जेक्ट में जो कुछ हमने पढ़ना है वो किस किस बुक से आप स्टडी कर सकते हैं वो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में आपको कुछ डिटेल बताऊंगा या आपके किसी काम की है। हम डायरेक्टली अपने लेसन नंबर 2 पे आ रहे हैं, जो काम की बात है। लेकिन सॉरी, अब बात करते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट हम सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट आती कहाँ से है? हम जो अपनी अर्निंग्स करते हैं, वो अर्निंग्स हमारी किसी भी शक्ल में हो सकती है। वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट हो सकता है, वो जॉब कर रहे हैं तो वो हमारी सैलरी हो सकती है। अब उस सैलरी में इन दोनों चीजों में को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। एक हमारे एक्सपेंसेस होंगे, रूटीन एक्सपेंसेस, और दूसरी हमारी सेविंग्स होगी। अब छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट बनती है। अब ये इन्वेस्टमेंट आप कई जगह पे कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप ये इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे को प्लॉट ले लेते हैं। अगर आपकी इतनी भी नहीं है, आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाते हैं, आप वहां पे अकाउंट ओपन करवाते हैं और अपनी सेविंग्स को वहां डिपॉजिट करते रहते हैं, और फिर उन सेविंग्स को शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये शेयर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ये सारी चीजें आगे जाके हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस हुई है पोर्टफोलियो की, सिक्योरिटी एनालिसिस की, इन सब चीजों को आगे हमने डिस्कस करना है, इसलिए हम यहाँ पे इन पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये एक टर्म आई है, आप इसको सिंपली ये जेन में रख लें, वो इंस्टीट्यूशंस जो मनी में ट्रेड करते हैं। और आप सिंपली दो इंस्टीट्यूशंस को अच्छे तरह तरीके से जानते हैं, एक बैंक्स, दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज। इन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मनी है। यानी कि आप करंट अकाउंट ओपन करवाएं, आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, आप डेबिट कार्ड कार्ड ले लेते हैं, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, ये सब मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। हम डायरेक्टली आएंगे अपने लेसन नंबर 2 के अंदर, जिसमें प्रॉपर एक्चुअली स्टडी करना है। क्वेश्चन है जी वाई स्टडी फाइनेंस।
हम फाइनेंस स्टडी क्यों करते हैं। ये क्यों के जवाब से पहले हम ये बात कर लें कि फाइनेंस है क्या। व्हाट इज फाइनेंस, वाई स्टडी फाइनेंस। तो ऑटोमेटिकली जब हम फाइनेंस स्टडी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि फाइनेंस क्या है, तो हम ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम फाइनेंस पढ़ते क्यों हैं। तो फाइनेंस है जी मैनेजमेंट ऑफ मनी। देखिए जी, आप जो है अगर सैलरी पर्सन है, कहीं जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ सैलरी अर्न कर रहे हैं। आपको सैलरी मिलती है, वो 50,000 है, वो 60,000 है, वो 1 लाख है, वो 1.5 लाख है, जितनी भी सैलरी है आपकी। आपने यकम को, 2 को, 3 को या 5 तारीख को आपकी सैलरी मिलती है। आपका मंथ स्टार्ट हो गया 5 से और अगले 5 तक आपका चल रहा है। आपने उस सैलरी को 60,000 की या 1 लाख की सैलरी को अपने 30 डेज में कैटेगराइज करना है। सबसे पहले तो आपने ये कैटेगरी करनी है कि आपने एक्सपेंडिचर्स कितने करने हैं, आपने सेविंग्स कितनी करनी है। सबसे पहले आप इस चीज को कैटेगराइज करते हैं। आप कहते हैं कि मैंने 20% सेविंग करनी है और 80% एक्सपेंसिस करते हैं। आप उन 80% को आप कैटेगराइज करते हैं कि मैंने कितनी स्कूल फीस देनी है, मैंने कितने दूध वाले के पैसे देने हैं, कितने जो राशन वगैरह आता है वो लाना है। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह है तो उसके लिए कितने पैसे रखने हैं, कोई इवेंट आ गया तो उसके कितने पैसे रखने हैं। इन सब चीजों को आप कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आप अपनी मनी को मैनेज कर रहे हैं और यही आपकी फाइनेंस है। फाइनेंस पढ़ते क्यों है, सिंपली बात है कि हम मैनेजमेंट ऑफ मनी सीखते हैं। हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है, किस तरह से कमाया जा सकता है, सेविंग कैसे की जा सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जा सकती हैं, पैसे से पैसा बनाया कैसे जा सकता है। अब देखिए, सिंपल सी बात है। एक ये जो मेन चीज है, ये 80% तो हमने मैनेज कर लिया। हमारी बारी बारी आती है फिर इस 20% का, जो हमने सेविंग्स की है। हम इस सेविंग्स को हमारे यहाँ बड़ी एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी चलती है, कमेटी। हम कमेटी डाल लेते हैं। अब वो कमेटी बहुत अच्छा सोर्स है हमारी सेविंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो लो इनकम तबका है, जिस बंदे की सैलरी 35,000 40,000 है, उसके वो 40,000 महीने में लग ही जाने हैं। तो वो 4-5 हजार की कमेटी डाल लेता है। तो वो कोई 1-1.5 साल में उसका वही अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए बन जाती है। अगर वो 1 लाख रुपए लेकर उसने कुछ सोचा हुआ है कि मैंने इससे फलां खर्च करना है, मैंने अपनी बाइक का बाइक जो है मेरी काफी पुरानी हो गई है, तो मैंने थोड़ी सी अपग्रेडेड बाइक परचेज करनी है, या मैंने घर की कुछ चीज लानी है, या घर में थोड़ी सी कोई काम होने वाला है तो वो करवाना है। वट्स एवर हमने ये चीज सोची हुई है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स इस चीज को सोचते हैं कि यही सेविंग हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को, बॉन्ड में, या किसी और जगह, या कोई इंस्टॉलमेंट्स पे कोई प्लॉट परचेज कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो सेविंग आपकी किसी काम में लगेगी, वो सेव होती रहेगी थोड़ी 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 थोड़ी। तो यही चीजें हमें हमें फाइनेंस सिखाता है। वाई वी स्टडी फाइनेंस। आगे टर्मिनोलॉजी आ गई बिजनेस फाइनेंस। तो जाहिर सी बात है, जब बिजनेस फाइनेंस को, बिजनेस के रिलेटेड आप फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। मैं कुछ भी पढ़ नहीं रहा, मैं बातें, हो सकता है जो बातें मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखी भी ना हो। ठीक है। मैंने आपको पहले ये बात कही कि ये जो चैप्टर है हमारा, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये चीजें सीखनी है, अपनी माइंड मेकिंग करनी है कि हम पढ़ने क्या लगे। अल्टीमेटली जब हम उनको आगे अगले लेसन में स्टडी करेंगे, तो आपको हर चीज एनालिसिस होती जाएगी कि मैं कौन सी बातें कर रहा था, उन बातों का मकसद क्या था। ठीक है जी। थोड़ी सी काम की बातों की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी है, हम कंपनी की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कंपनी को भी आपको एलैबोरेट कर दूं। हमारा जो बिजनेस होता है वो 3 उसमें कैटेगराइज होता है। एक सोल ट्रेडरशिप होती है। सोल ट्रेडरशिप बाद मलकीती कारोबार। उसके बाद पार्टनरशिप, जिसमें 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स होते हैं। ये चीजें हमने आईटोपी इंट्रोडक्शन बिजनेस MGT 211 में पढ़ा हुआ। और फिर हमारे पास कंपनी आती है। कंपनी वो बिजनेस होता है जो कंपनी एक्ट
2017 के तहत वजूद में आता है। इसके साथ हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही एक सीईओ चुन लिया जाता है। उसके नीचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ये एक हायरार्की बनी हुई है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही एक चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके नीचे चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है, उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नीचे एक ट्रेजरर है और एक कंट्रोलर है। ट्रेजर क्या करता है? वो कैश को मैनेज कर रहा है, वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट लेन देन है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमने कहा कोई पैसे के लिए हमें उधार लेना है तो किस बैंक से लेना है, किस तरह उधार इकट्ठा करना है, कहाँ से लाना है। कंट्रोलर जो है वो टैक्स को मैनेज कर रहा है। ऑब्वियसली एक टैक्स ऑफिसर भी कंपनी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। हम खुद, मैं बीइंग टैक्स लॉयर जो है, मैं खुद भी कई का बिजनेसेस के टैक्स के मामलों को देख रहा होता हूँ। ठीक है। और अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक होता है जी आपकी प्रोडक्शन के साथ। जी सेपरेटली एक सब्जेक्ट है, एमजीडी 402 का सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। वहां पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। आगे बात करते हैं जी। हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैलेंस शीट होती है। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको चेकआउट करने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट होती है। बेसिकली ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? एसेट्स जो है वो इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। एसेट्स क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस में फायदा दे सके, हम उसे एसेट कहते हैं। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम, इन सब की एक डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें, अगर आपको नहीं पता कि ये चीजें क्या हैं, आपने इसको MGT 101 में पढ़ लिया हुआ है, क्योंकि ये कोर्स MGT 101 के बगैर आप नहीं उठा सकते। वो प्री रेक्विजिट है। लेकिन स्टिल आप इस चीजों को सही से नहीं सीख सके, तो मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपने ये एसेट लाइबिलिटीज का जो मेरा लेक्चर है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस लेक्चर को सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर, हम डिटेल आते हैं जी। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास करंट जो एसेट्स हैं, एसेट्स की दो टाइप्स हैं। करंट एसेट्स हैं वो एसेट्स जिनका टर्नओवर 1 साल से कम होता है। फिक्स एसेट्स हैं वो एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है जिनका टर्नओवर 1 साल से कम है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। और फिर हमारे पास इक्विटी, कैपिटल या शेयर होल्डर्स, आप इक्विटी इसको कह सकते हैं, ये आ जाती है जी। ये दोनों चीजें मिलकर हमारी बैलेंस शीट बनती है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। इन दोनों चीजों, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जी असल टर्मिनोलॉजी है। ये थोड़ी सी बात जरा डिटेल में करूंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, हमने बात की कैपिटल की। कैपिटल कहते हैं सरमाया। बिजनेस का सरमाया दो तरह से आ सकता है। आप कर्ज ले लें, आप अपनी जेब से पैसे लगा लें। अपनी जेब से पैसे लगाएंगे तो उसे इक्विटी कहते हैं, मालिक का सरमाया। कर्ज ले लेंगे तो वो उधार हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करना है। 100% इक्विटी रखनी है, दोनों 50-50% कर रहे हैं, 30% इक्विटी जिस तरह ये आपके ग्राफ बना हुआ है, और 70% डेट करना है। 70% इक्विटी, 30% डेट करना है। ये फिगर जो मैं लिख रहा हूँ लाजमी नहीं यही होनी है। 60% इक्विटी, 40% डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनका नॉर्मली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी ज्यादा और डेट कम होता है। समटाइम डेट होता ही नहीं है। लेकिन जो कंपनीज है, बड़े लेवल के बिजनेसेस है, उनमें समटाइम डेट इक्विटी 50-50% होती है, समटाइम इक्विटी कम, डेट इक्विटी से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। अभी देखिए, ये दो चीजें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती है। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, और इन दो चीजों को करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, ये लिखा हुआ है मैंने। वर्किंग कैपिटल आ जाता है।
नेक्स्ट आएंगे जी। ये मैं बात थोड़ी सी पीछे मैंने स्टार्ट की थी कि बिजनेस की तीन फॉर्म्स होती हैं, एक सोल ट्रेडरशिप है, वाहन मिल्कियत का कारोबार, एक ऑनर, पार्टनरशिप जिसमें 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स होते हैं। ये जनरल भी होती है, लिमिटेड भी होती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई एक भी पार्टनरशिप लिमिटेड रजिस्टर्ड नहीं है। लिमिटेड का मतलब क्या है, ये देखें, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड टर्म टर्म होती है जब लाइबिलिटी लिमिटेड हो गया। अब लाइबिलिटी लिमिटेड से मुराद क्या है कि अगर इन केस आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है या बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है या अगला कई सारा कुछ जल के राख हो गया, कुछ भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस हो गया, व्हाट्स और बड़े रीजन होते हैं, तो आपका जो सारा कुछ ही चल गया ना, अब उसमें आपका सरमाया 50% था और 50% डेट था, और बिजनेस सारा टोटली 100% लॉस हो गया। 100% जो है वो लॉस हो गया। तो जो डेट वाले हैं वो आके आपके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, जनाब हमारे पैसे दें। तो अगर आपका बिजनेस लिमिटेड है तो आप कहेंगे जनाब मेरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट थी वहां तक था, तो पैसा वहां से बचा है तो अपना डेट रिकवर कर लें। अगर वहां से कुछ नहीं बचा तो मेरी तरफ से मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनली लायबल नहीं। मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर जो ऑनर है, जो मालिक है, वो पर्सनली लायबल नहीं होता। ठीक है। आप कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। सोल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये इजी टू स्टार्ट है, जब मर्जी जहां मर्जी स्टार्ट कर लें। कोई लाइसेंस नहीं इसका लेना, या कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना, या किसी के पास रजिस्टर नहीं करवाना। आपकी घर की गली की नुक्कड़ पे जो किराना शॉप है, वो जब चाहे खोल सकता है, जब चाहे बंद कर सकता है, उसे कौन सा को पूछने वाला है। तो इजी टू स्टार्ट, लीस्ट रेगुलेटेड, मैनेज करना आसान है, सिंगल ओनर, एक ही मालिक है, तमाम प्रॉफिट उसी का है। ठीक है। और एक ही दफा ये टैक्सेबल होता है। एक ही दफा टैक्सेबल क्या है कि साल बाद अभी वही डेज चल रहे हैं, ठीक है, टैक्स रिटर्न ही हम जमा कर रहे हैं, तो एफबीआर राब्ता करता है, एफबीआर कहता है जनाब अपने रिटर्न जमा कराएं, साल में जो कमाया है उसका टैक्स दें और आप बरी जमा हो जाए, पूरा साल ले लें। कंपनी के थोड़े से टैक्स के मामला पेचीदा होते हैं। डिसएडवांटेज में आ जाए कि इसकी लाइफ तब तक है जब तक ऑनर जिंदा है। इक्विटी कैपिटल लिमिटेड और ऑनर्स पर्सनल वेल्थ। ठीक है जी। कैपिटल और ऑनर्स की अपनी वेल्थ जो है वही सरमाया उसमें लगता है, तो बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, नुकसान हो जाए तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल है नुकसान पूरा करने के लिए। उसके बाद आ जाए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में मैंने बताया टू और मोर, 2 से लेकर 20 तक लोग होते हैं। बैंकिंग की सोच में 2 से लेकर 10 तक होते हैं। जनरल पार्टनरशिप जिसमें तमाम पार्टनर्स गेन लॉस इक्वल होता है, इक्वल ना भी हो तो डिसाइडेड होता है, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो ऑनर्स है उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है वो लायबल नहीं होती। एडवांटेजेस में आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा ऑनर्स हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है सरमाया ज्यादा होगा, मोर कैपिटल अवेलेबल, उसी तरह इजी टू स्टार्ट है। ठीक है। और टैक्स पर्सनली हम टैक्सेबल होते हैं। डिसएडवांटेजेस आ जाए तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है। फिर आ जाएगा पार्टनरशिप डिसॉल्व व्हेन वन पार्टनर डाइज। कोई एक पार्टनर के फोर्थ होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व यही है कि 3 लोग मिलके काम कर रहे थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो गई है, तो यहाँ उसका लीगल एयर उस जगह पे आएगा, या वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। लीगल एयर भी आएगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उनका मुआहदा दोबारा से होगा, क्योंकि जो पहला बंदा जिसका नाम मुआहदे में मौजूद है वो तो फोर्थ हो गया, तो अब नए बंदे का नाम लिखा जा रहा है, तो मुआहदा नए सिरे से लिखा जा रहा है। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर ऑनरशिप। ऑनरशिप ट्रांसफर करना आसान नहीं होता, क्योंकि पार्टनर्स की रजामंदी के बगैर ऑनरशिप आप नहीं ट्रांसफर कर सकते जी। कॉर्पोरेट की अब बात आ गई। ठीक है, ये डिटेल बात आ गई, पार्टनरशिप डिसएडवांटेजेस कॉर्पोरेशन की बात आगे होनी है, तो हम कल इंशाल्लाह अगली क्लास में कॉर्पोरेशन के हवाले से बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई इशू को क्यूरी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।